प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, वो है अपने पास में वेग नियम। व वेग स्थिरांक। देखो, वेग नियम वैसे तो आप लोगों ने 11th क्लास में देख रखा है, लेकिन वेग नियम होता क्या है? नियत तापमान पर किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो क्या कह सकते हैं कि नियत तापमान पर रिएक्शन वेग इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्रिया कारक इनकी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसे ही क्या कहा जाता है? वेग नियम कहा जाता है। आपको मैं शुरू में ही एग्जांपल ऐसा देता हूं जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक काम में आते हैं, जो कि आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है कि यदि कहीं पर भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक काम में आ रहे हैं तो उनको कंसंट्रेशन पदों की घातांकों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। जैसे रिएक्शन वेग की ही बात करते हैं। मान लो अपने पास में कोई अभिक्रिया है, ए मोल है ए के, बी मोल है बी के, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट से अपने को यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो वेग नियम क्या कहता है कि नियत तापमान पर किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? रिएक्शन वेग इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्रिया कारक की सांद्रता को दिखाना है तो बड़े कोष्टक में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बात है वो क्या है आपके पास में कि यदि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अभिक्रिया में होते हैं तो उनको क्या करते हैं अपन? सांद्रता पदों की घातांकों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होने पर यहाँ पर पावर ए लग जाएगा और यहाँ पर पावर क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। तो रिएक्शन वेग इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी होगा। ये होता है अपने पास में वेग नियम। अब यहाँ पर रिएक्शन वेग है, इसमें यदि अपने को प्रोपोर्शनल को हटाना है तो समानुपाती लगाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। इसे अपन मेनली वेग नियम कह देते हैं। यहाँ पर जो के होता है इसको कहते हैं वेग स्थिरांक, वेग गुणांक या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग। इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। तो अभिक्रिया का वेग जो था वो किसके बराबर हो जाएगा? वेग स्थिरांक गुणा क्रिया कारकों की जो सांद्रता है उन पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इसे ही वेग नियम कहा जाता है। अब रिएक्शन वेग है, उसको प्रदर्शित करने के लिए अपन क्या देखते हैं? dx अपॉन dt। x यहाँ पर क्या है? सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है। इसको dc के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। तो dx बटे dt बराबर क्या आएगा? k a की पावर a और b की पावर b। इसको कहा जाता है अवकलित वेग समीकरण। कई बार पूछता है, कोई अभिक्रिया दे देगा और ये कहेगा उसके लिए अवकलित वेग समीकरण लिखिए। तो इसका जो नाम है वो क्या होता है? अवकलित वेग समीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो अवकलित वेग समीकरण है ये किसी अभिक्रिया को देखकर अपन कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दिमाग में क्या सेट करना है कि ये केवल प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रायोगिक वेग समीकरण। तो इसे क्या भी कहा जाता है? प्रायोगिक वेग समीकरण भी कहा जाता है। तो ये अपने पास में क्या होता है? किसी अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण या प्रायोगिक वेग समीकरण कहलाता है। अब अपने पास में जो बात आ रही थी वो आ रही थी वेग गुणांक की। ये तो हो गया यहाँ तक वेग नियम। अब वेग गुणांक या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग की कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए यदि कितनी हो? एक, और एक की पावर कितनी भी हो एक ही मान आता है। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल देन 1 मोल प्रति लीटर है। तो इस स्थिति में क्या होगा? जो रिएक्शन वेग होगा
ये क्या हो जाएगा के, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसकी यदि डेफिनेशन देनी है तो आपको क्या लिखनी है कि यदि किसी अभिक्रिया में क्रियाकारकों और उत्पादों के यदि किसी अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई होती है या 1 मोल प्रति लीटर होती है तो उस स्थिति में अभिक्रिया का वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग नियतांक या वेग गुणांक कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर देनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक है इसका मान 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है तापमान पर और दूसरा निर्भर करता है क्रियाकारकों की प्रकृति पर। तो 2 कारक हैं जिनसे ये प्रभावित होता है, एक तो है तापमान और दूसरा है क्रियाकारकों की प्रकृति। कई बार क्या पूछता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक की इकाई पूछता है। तो यदि वेग स्थिरांक की इकाई की बात करते हैं तो देखिए क्या निकल कर आती है अपने पास में। फॉर्मूला जो था अपने पास में, रिएक्शन वेग के ए की पावर ए और बी की पावर बी, मतलब ये सांद्रताएं थी। तो इसके लिए मैं एक दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ। तो मान लो अपने पास में N1 मोल है ए के और N2 मोल है बी के और दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो इस स्थिति में जो रिएक्शन वेग होगा ये क्या होगा, के ए की पावर N1 और बी की कंसंट्रेशन की पावर N2 हो जाएगा। अब के का मान अपने को लिखना है तो के बराबर क्या हो जाएगा, रिएक्शन वेग ए की पावर N1 और बी की पावर N2। ये ध्यान रखना है ये पावर ए की नहीं है, कंसंट्रेशन है ए की, मतलब क्या है ये सांद्रता। ऐसे ये पावर बी की नहीं है, क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बी, बड़ा कोष्ठक क्या कहलाता है कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर N1 है, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या है N2। रिएक्शन वेग अपने को पता था क्या होता है सांद्रता और बटे क्या लिखना है अपने को समय, और समय किस में था सेकंड में। ये रिएक्शन वेग का मात्रक था। ए क्या है सांद्रता और सांद्रता की घात इधर क्या है N1 और ये भी बी सांद्रता पद है और इसकी घात क्या है N2। तो के का मान यदि देखें तो सांद्रता, ठीक है, ये जो है इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर 1 है और नीचे से ये जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी 1 माइनस N1 प्लस N2 और नीचे क्या है समय। तो ये क्या होगा समय इनवर्स। अब मात्रक लिख दो, सांद्रता क्या होती है मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस, चाहे तो इसको n लिख दो चाहे डेल n लिख दो, डेल n भी लिख सकते हैं और n भी लिख सकते हैं। और समय को किस में मापते हैं सेकंड में, तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ध्यान रखना है कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करती है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं, अभी थोड़ी देर आगे बताएंगे इसको, ये होती है एक तरह से अभिक्रिया की कोटि, तो इनके ऊपर ये निर्भर करती है। तो मात्रक क्या याद रखना आपको, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस डेल एन। डेल एन क्या था, जो रिएक्टेंट हैं उसके स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक है उनका योग है। चाहे तो आप इस डेल को हटा के और राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। तो एन क्या होगा, एक तरह से N1 प्लस N2 हो जाएगा और सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से अपन क्या याद करते हैं, जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक होता है उसकी इकाई ज्ञात करते हैं। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है, इस n पर डिपेंड करती है। और n क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि। अभी थोड़ी देर बाद अपन अभिक्रिया की कोटि के साथ अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए इसकी इकाई ज्ञात करेंगे। तो ये था अपने पास में वेग स्थिरांक और साथ ही वेग नियम। फॉर्मूले आपको सारे ध्यान रखने हैं, किस प्रकार से अपन ने इकाई निकाली है और किस प्रकार से अपन ने इसकी डेफिनेशन दी है। अब जो पार्ट आता है अपने पास में वो आता है अभिक्रिया कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया कोटि, देखो अभिक्रिया कोटि होती क्या है, कोई भी जो अभिक्रिया है
उसके प्रायोगिक वेग समीकरण में। ध्यान रखना है, प्रायोगिक वेग समीकरण वही था अवकलित वेग समीकरण जो कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है, अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अपन किसी अभिक्रिया को देख के कोटि नहीं निर्धारित कर सकते हैं। जब प्रायोगिक वेग समीकरण पता है तो ही कोटि निर्धारित करेंगे अपन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बात करते हैं, वापस पॉइंट पे आते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या थी? प्रायोगिक वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातांकों का योग, और सांद्रता पद किसके होते हैं? क्रियाकारक। तो क्रियाकारक के जो सांद्रता पद हैं उनकी घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये तो लैंग्वेज की बात हुई। दूसरी लैंग्वेज और दे सकते हैं, किसी अभिक्रिया के संपन्न होने पर क्रियाकारक के उन अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या जिनकी सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन होता है का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो आपको तो देख के ज्ञात करना है, डेफिनेशन से ज़्यादा इसमें कोई मतलब नहीं है। तो मान लो अपने पास में कोई अभिक्रिया है, ए की पावर ए बी की सॉरी ए मोल है ए के, बी मोल है बी के, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। चाहे तो N1 से भी लिख सकते हैं, N1 इसके हैं, N2 अभी जैसे हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। और इसका यदि प्रायोगिक वेग समीकरण है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, रिएक्शन वेग के ए की पावर N1 और बी की कंसंट्रेशन की पावर N2। देन प्रायोगिक वेग समीकरण में स्टेटमेंट क्या था? प्रायोगिक वेग समीकरण में क्रियाकारक या जो सांद्रता पद हैं उनकी घातांकों का योग। तो देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी? N1 प्लस N2, और इसको किससे दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने? N से। तो क्या कहा जा सकता है कि प्रायोगिक वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यदि n का मान 0 है तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी, 1 है तो प्रथम कोटि की होगी, 2 है तो द्वितीय कोटि की होगी, 3 है तो तृतीय कोटि की। अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। ऐसे द्वितीय के लिए पूछ सकता है, तृतीय के लिए पूछ सकता है और शून्य कोटि के लिए पूछ सकता है। तो इन सभी अभिक्रियाओं के लिए यदि n बराबर 0 है तो अभिक्रिया कौन सी होगी? शून्य कोटि रिएक्शन। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यदि अपने को क्या देखना है? वेग स्थिरांक की इकाई। तो उस स्थिति में सांद्रता पदों की घातांकों का योग कितना आएगा? 0। आ रही बात समझ में? तो K जो था अपने पास में उसकी इकाई क्या थी? मोल लीटर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स, ये थी इकाई। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए N1 प्लस N2 जो कि n था, इसका मान कितना आ गया? 0। तो 0 रख दो। तो K बराबर मोल लीटर और 1 माइनस 0 डॉट सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो गया? 0 बाकी निकालेंगे तो एक ही बचेगा। तो इस स्थिति में जो K का मान आएगा या K की इकाई आएगी, ये क्या आ जाएगी? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया वेग था और वेग स्थिरांक था, दोनों की इकाई क्या हो जाएगी? समान, क्योंकि अभिक्रिया वेग की इकाई क्या थी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यदि वेग स्थिरांक की इकाई देखते हैं तो वो भी क्या आ रही है? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब देखते हैं प्रथम कोटि रिएक्शन के लिए। प्रथम कोटि रिएक्शन के लिए, और प्रथम कोटि रिएक्शन की बात करें तो n बराबर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1 आएगा। तो K बराबर क्या है? मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस 1, और समय लिख दो चाहे सीधा ही क्या लिख दो? सेकंड इनवर्स। तो एक में से एक गया तो 0, और किसी भी पद की घातांक 0 है तो उसका मान कितना आ जाता है अपने पास में? 1। तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो K बराबर केवल क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई केवल क्या होती है? सेकंड इनवर्स होती है। द्वितीय कोटि रिएक्शन के लिए देखते हैं, और द्वितीय कोटि है
तो इस स्थिति में n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो K बराबर क्या लिखना आपको, मोल लीटर 1 - 2 और सेकंड इनवर्स। तो इधर देखो 2 है तो माइनस का 1 बचा, तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। लीटर है -1 में जा रहा है तो ऊपर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो मोल इनवर्स लीटर और लास्ट में क्या लिखना है अपने को, सेकंड इनवर्स। तो ये कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए होती है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए होती है। ऐसे यदि तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए निकालनी है तो यहाँ पे कितना लिखना है आपको, 3। तो जैसे 3 लिखोगे तो -2 बचेंगे। तो उस स्थिति में तृतीय कोटि के लिए देखेंगे तो थर्ड ऑर्डर के लिए n बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो ये 3 लिख दिया तो कितने बचे, -2। तो मोल की पावर क्या होगी, -2। लीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और सेकंड क्या रहेगा, इनवर्स। तो इस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि है, तृतीय कोटि है, उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। और फॉर्मूला आपको कौन सा ध्यान रखना था, मोल लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। और n जो होता है ये कोटि के अकॉर्डिंग होता है। यदि अभिक्रिया की कोटि 0 है तो 0 होगा, प्रथम कोटि की है तो 1 होगा, द्वितीय कोटि की है तो 2 होगा, तृतीय कोटि की है तो 3 होगा। तो इनमें से कई बार मात्रक पूछता है, और कई बार नहीं, बहुत बार, अधिकांश से पूछा हुआ प्रश्न है ये। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बहुत बार पूछता है क्योंकि मात्र सेकंड इनवर्स होती है। तो इस प्रकार से अपन अभिक्रिया की कोटि को समझाते हैं और साथ ही क्या कर देते हैं, वेग स्थिरांक होता है उसकी इकाई ज्ञात कर लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग, अभिक्रिया की कोटि के अकॉर्डिंग। तो ये हुई अभिक्रिया की कोटि की बात। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसकी व्याख्या अपन थोड़ी देर बाद करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये था कि किसी अभिक्रिया का जो वेग है, क्रियाकारक A जो है इसकी सांद्रता के प्रथम घात के, और क्रियाकारक जो B है उसकी सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या था, किसी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक A की सांद्रता के प्रथम घात के और B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है। तो उस स्थिति में अभिक्रिया का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अवकलित वेग समीकरण। क्या था, अवकलित वेग समीकरण लिखिए। सेकंड जो इसमें क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि यदि B की सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि A व B दोनों की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया वेग किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो ये अपने पास में क्वेश्चन था। दोबारा बोल देता हूँ मैं, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। किसी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक A की सांद्रता के प्रथम घात के व B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है। तो इस स्थिति में अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण लिखिए। यदि B की सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और A और B की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो इस स्थिति में अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले अवकलित वेग समीकरण लिखते हैं। A की प्रथम घात और B की द्वितीय घात, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कह रहा था, रिएक्शन वेग इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। A की प्रथम घात, 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, और B की द्वितीय घात के समानुपाती है। तो इस स्थिति में रिएक्शन वेग को किससे दिखा रहे थे, dx/dt। अवकलित वेग समीकरण लिखना था। तो बराबर इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, K A और कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। ये फर्स्ट आंसर निकल कर आ गया आपके पास में अवकलित वेग समीकरण। दूसरी बात करते हैं, तो B की सांद्रता को 3 गुना कर दें। सेकंड आंसर पे चलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल देन 3B। कितना गुना कर दिया स्टूडेंट्स अपन ने, 3 गुना। तो B की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, 3B के बराबर हो जाएगी। और ये अपने पास में क्या है, अवकलित वेग समीकरण है। या फिर लिखना चाहें तो रिएक्शन वेग फर्स्ट, पहला रिएक्शन वेग कौन सा, इस सिद्धांत के या इस जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगा, K
कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। अब बी की जगह क्या लिखना है आपको स्टूडेंट, 3 भी लिखना है। तो रिएक्शन वेग फर्स्ट जो था ये तो आ गया ये वाला, नहीं ऐसा कीजिए इसको इसी कंडीशन में छोड़ दीजिए, ठीक है। ये पहला है जो क्वेश्चन में अपने को दिया है। अब सेकंड निकाल लो, रिएक्शन वेग सेकंड। और सेकंड कैसे निकालोगे, इसकी सांद्रता को बी की जगह कितना लिखना है 3b, तो क्या लिखोगे के कंसंट्रेशन ऑफ ए और 3b। देखो 3 गुना सांद्रता को किया, मोल नहीं बढ़ाए हैं, इसका स्क्वायर नहीं लगेगा, मतलब स्क्वायर तो यहाँ पे दिया था इसलिए लगाया था अपन ने, पर सांद्रता को बढ़ा रहा है तो सांद्रता इसकी 3 गुना कर रहा है, तो ये कहाँ आएगा, घातांक में नहीं आएगा, कोष्टक के अंदर आएगा। तो कितना लिखोगे 3b, और स्क्वायर क्वेश्चन में अपने को दे रखा था कि द्वितीय घात के समानुपाती है। तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा, रिएक्शन वेग सेकंड बराबर के ए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बी का स्क्वायर। अब रिएक्शन वेग ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट आ गया, तो सेकंड में फर्स्ट का भाग दे दो, तो फर्स्ट क्या उठा के लाओगे, रिएक्शन वेग फर्स्ट के ए और बी का स्क्वायर, काट दो इसको, इससे क्या बच गया, रिएक्शन वेग फर्स्ट इंटू 9 बराबर क्या आ जाएगा, रिएक्शन वेग सेकंड। मतलब जो पहले रिएक्शन वेग था उसका 9 गुना हो जाएगा, प्रारंभिक जो रिएक्शन वेग था उसका 9 गुना हो जाएगा जब बी की सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाए। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन था ए व बी दोनों की सांद्रता को 2 गुना कर दें, तो इस स्थिति में देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको क्या लिखना है अपने को 2a, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको क्या लिखना है 2 गुना कर रहा है तो 2b, मान रख दो। फर्स्ट जो था फर्स्ट इक्वेशन वो क्या थी, रिएक्शन वेग फर्स्ट के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मान रख दो, तो जब बदल रहा है तो रिएक्शन वेग सेकंड आएगा, क्या आ जाएगा के, ए की जगह क्या लिखना है आपको 2a और बी की जगह क्या लिखना है 2b का स्क्वायर। सोल्व कर लो इसको, रिएक्शन वेग सेकंड के 2 को बाहर निकाल लो, यहाँ पर क्या रह जाएगा ए, इधर लिख देता हूँ, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर क्या रह जाएगा बी का स्क्वायर, ये आ गया सेकंड। अब सेकंड में फर्स्ट का भाग दे दो, तो फर्स्ट को उठा के इसके नीचे रख दो, तो रिएक्शन वेग फर्स्ट क्या था के ए और बी का स्क्वायर, ए से ए गया, बी स्क्वायर से बी गया, तो रिएक्शन वेग फर्स्ट इंटू 8 इज इक्वल देन रिएक्शन वेग सेकंड। तो रिएक्शन वेग फर्स्ट इंटू 8 बराबर किसके क्या होगा, रिएक्शन वेग सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कई बार कंपटीशन में सीधा पूछता है, आपको ये पद दे देता है और ये कहता है बी की सांद्रता को 3 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग हो जाएगा 9 गुना, 2 गुना, 4 गुना या 1 गुना, तो ऑप्शन में कौन सा सही आएगा 9 गुना। ऐसे ही इनको दोनों को 2 गुना कर रहा है, तो उस स्थिति में अभिक्रिया वेग पूछता है तो कितने गुना आ जाएगा, 8 गुना निकल कर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास में क्वेश्चन था, वेग नियम के अकॉर्डिंग था, अभिक्रिया की कोटि के अकॉर्डिंग था, और ये आपको ध्यान ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो है अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में अंतर लिखिए। देखो 2 पद हैं, रिएक्शन वेग और नेक्स्ट है वेग स्थिरांक, इन दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है। तो अभिक्रिया का वेग क्या था, इकाई समय में, ये एकांक समय में क्रियाकारकों या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन डेल सी अपॉन डेल टी, इसे क्या कह रहे थे, अभिक्रिया का वेग। वेग स्थिरांक क्या था, यदि क्रियाकारक और उत्पादों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है तो उस स्थिति में अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। अभिक्रिया वेग किस पर निर्भर कर रहा था, क्रियाकारकों की सांद्रता पर, और ये किस पर निर्भर कर रहा था, क्रियाकारकों की प्रकृति
और दूसरा किस पर निर्भर कर रहा था, तापमान पर। इसकी इकाई क्या थी, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, जबकि इसकी इकाई किस पर निर्भर कर रही थी, एन पर, अर्थात इसकी इकाई रिएक्शन कोटि पर निर्भर करती है। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो राजस्थान बोर्ड में पूछे हुए हैं और दोनों के आंसर आपके सामने क्लियर है। अब जो नया पॉइंट चलेगा वो शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया की बात होगी। तो उनको एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में क्या होता है, एक संबंध निकाल के दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अपने को करना है।